हाँ भाई बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ, बैलेंस शीट बनाई तुम लोगों ने? फातिमा, कल जो दिया था उसकी बैलेंस शीट बनाई? हाँ शाहिद मेहमान, कितने से इक्वल नहीं आ रही? 5,000 से? एक मिनट में बता रहा हूँ, पहले बताओ तुमने जब मैंने नहीं किया था। मैं, हाँ मुझे याद, मैंने उसको देखा था, मुझे लगा था कुछ है। मुझे जहां तक याद है, क्या मैं, हम लोगों ने उसमें एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस शायद नहीं लिखा था। देखना जरा कल का, एक काम करो ना, कल की है सॉल्व किया हुआ पिक्चर भेजो जरा मुझे, व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करो जरा। जरा मैं देखूं कि मैं उसमें एक मिस्टेक शायद हुई थी छोटी सी। नहीं नहीं, बैड डेट सही है। मैं, हाँ तुमने बैड डेट लिखा होगा, बैड डेट तो मैं आज समझाऊंगा। जल्दी से पहले मुझे सिर्फ उस सवाल की जो मैंने बना के दिया था ना, मैं दो, ताकि मैं उसको जरा एक चीज देखूंगी क्या था उसमें, क्या चीज में, क्योंकि मुझे बाद में मुझे एहसास हुआ, मैं करवा देता हूँ। भेजो, आ गई मेरे पास। इनकम स्टेटमेंट में क्या लिखा था हमने? 5,000 का बैड डेट। हाँ देखो, सबसे पहला जो एक, मुझे इनकम टैक्स कितना लिखा था हमने? 2 पेजेस है ना। एक मिनट सबर करना यार, फिर भेज रहा है। 2 तस्वीरें एक ही यदि भेज रहा है। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस लिखा, प्रॉफिट कितने का आया था हमारा? हाँ, इनकम टैक्स कितने का था? 5,000 था। जरा इनकम टैक्स की फिगर चेक करो। मैं, आप लोग इनकम टैक्स आखिर में उठाया था, इनकम टैक्स की फिगर क्या थी उसमें? क्वेश्चन में देखो जरा, शाबाश। इनकम टैक्स की फिगर थी 10,000। चलो एक काम करते हैं ना, तेजी से मैं बना रहा हूं दोबारा से, जरा देखो, ये देखो, चेक करो फटाफट। बताओ मुझे, बोर्ड नजर आ रहा है इधर से? थोड़ा सा नीचे। यानी मैं इनकम स्टेटमेंट जरा दोबारा बना के दिखा रहा हूं, आप सिर्फ अपना चेक कीजिए काम कि कल का क्या था। अब मैं शॉर्ट में बना रहा हूं। सेल्स कितनी थी जनाब? 7 लाख। ठीक है, सेल से माइनस किया था मैंने सेल्स रिटर्न 20,000। कितना आया? 6,80,000। बल्कि यहां तक तो सब सही था यार। नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में कोई गलती नहीं थी। शायद ये 4 लाख आ रहा था कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। बताओ, यही आ रहा था 4 लाख? हाँ ठीक है, यहां तक आ गए 280। अब यहां से ग्रॉस प्रॉफिट के बाद था माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। जरा चेक करना ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में हमने सैलरीज एक्सपेंस लिखा था 50,000, सही लिखा था। रेंट एक्सपेंस 30,000। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस 5,000। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 80,000। बैड डेट एक्सपेंस 5,000। टोटल बना कितना? 1,70,000। यही था। 80 80 और 1,60 और 10,70, ठीक है। 1,70 माइनस करो, कितना आया? 10, और ये आया 1,10। ठीक है, 1,10। इसको कहा था ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में प्लस कर दो, कौन सी चीज थी वो? बल्कि सब कुछ सही है हमारा, खाली टैक्स गलत था। ठीक है, इंटरेस्ट रेवेन्यू।
इंटरेस्ट रेवेन्यू था 7,000 प्लस होके आ गया था 1,17,000। इसको कहा प्रॉफिट। अबे यार नजर नहीं आ रहा तुम लोगों को, ठहर जा यार, इधर कर दूं थोड़ा सा कैमरा। ठीक है, अब इसको कहा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यहां पर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई कि इनकम टैक्स की फिगर तुम लोगों ने पता नहीं मुझे बताया नहीं उस वक्त, 5,000 मैंने लिख दिया, जबकि इनकम टैक्स की फिगर है 10। तो कितना प्रॉफिट आना चाहिए था? 1,07,000। ये होता हमारा नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो मैं देख लो, सही कर लो जरा जिन लोगों ने। हाँ सही कह रही है फातिमा, मैंने कर दिया नेट प्रॉफिट 1,07,000। और स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग ग्रॉस प्रॉफिट ही नहीं, बस उसका मतलब है खाली यहाँ मिस्टेक हो गई थी, एक इनकम टैक्स की फिगर गलत पड़ी। स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग, रिटेन अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस कितना था? रिटेन अर्निंग का ओपनिंग था 210, इसमें प्रॉफिट ऐड होता 1,7, टोटल हो जाता 3,17। इसमें से डिविडेंड लेस होता 80,000 और रिजर्व्स 1,50 का और दूसरा रिजर्व 40 का। तो 8,50 कितना हो गया? 90, 80, 1,70। ठीक है, कितना आया रिटेन अर्निंग का एंडिंग बैलेंस? 7,000 और 11 से 10 से 7 गया 3, 137। ये होगा रिटेन अर्निंग का एंडिंग बैलेंस। ये कल कितना लिखा था रिटेन अर्निंग का एंडिंग? 152 लिखा था। 152 सही है। 147 आएगा। अच्छा हाँ ठीक है, सही है। हाँ 147 है तो सही है ना। अब चेक करो खुद, एक चीज नोट करो, कल हमने 152 लिखा था रिटेन अर्निंग का बैलेंस, तो वो गलती यही हुई थी कि इनकम टैक्स 10,000 लिखना था, 5,000 लिखना था, हमने 5,000 लिखा था, तो 5,000 का फर्क था। तो देखो कल इसमें और उसमें वही 5,000 का फर्क है। अच्छा याद रखना, मिस्टेक हो जाना एक लिहाज से अच्छा ये होता है कि हमें अपने मिस्टेक से सीखने का मौका मिल जाता है। तो सिर्फ कुछ भी नहीं है, कुछ गलत नहीं है, ठीक है, सिर्फ एक फिगर इनकम टैक्स की हमने गलत उठा ली थी, 10,000 की जगह 5,000। बोलो अब बैलेंस शीट बनाने चलूं? सही कर लो, सिर्फ इस चीज को सही करो और बताओ बैलेंस शीट की तरफ मूव करूं? जी सर। बाकी यार जो लोग हैं, ठीक है, 2 जी आ गए। बाकी निमरा बेटा तुम समझ में आया? ठीक है, हाँ हाँ बैलेंस शीट ही सिखाएंगे बेटा, फिक्र नहीं करिए हारिस साहब, मुर्तजा साहब बैलेंस शीट सिखा रहा हूँ। तो मैं ये बोर्ड साफ कर रहा हूँ, अब आप मुझे सिर्फ फिगर बताते जाइएगा। ये हो गया, ठीक है। अब आइए बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक है। अच्छा अब याद रहे मैंने आप लोगों को कल बैलेंस शीट बनाने के 2 अंदाज सिखाए। कौन से 2? एक रिपोर्ट फॉर्म बताया और एक अकाउंट फॉर्म बताया, ठीक है। रिपोर्ट फॉर्म और अकाउंट फॉर्म में हमने जो सीखा वो ये सीखा कि क्लासिफाइड बनाने कहते हैं। क्लासिफाइड सिंपल है क्या, कि जनाब हर चीज करंट एसेट फिक्स एसेट उसमें डिवाइड हो जाए। लेकिन कंपनी की बैलेंस शीट बनाते हुए हम रिवर्स बना रहे होते हैं। कैसे? अब ये देखिए, इस तरह बनाइएगा। मोबाइल कहाँ गया? ये रहा। पहले अब आपने कंपनी का नाम लिखिए। सवाल निकाल रहा हूं मैं, 1 मिनट। अब देखें, मैं अब आपको ये जगह सही है, पाक
नीचे आना पड़ेगा मुझे, ये जगह सही है। पाक कंपनी लिमिटेड क्या बना रहे हैं, बैलेंस शीट, और इसके नीचे तीसरी लाइन क्या होती है, एज ऑन। अब देखो ये मैं तीनों लिख रहा हूं, तीनों नहीं लिख रहा, एज ऑन, एज ऑफ, एज एट, ये तीन में से कोई एक लफ्ज इस्तेमाल कर सकते, दिसंबर या जनवरी जो भी डेट है 31 वो। अब ये ध्यान में रहे कि जब इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं या वो अकाउंट इस्तेमाल करते हैं जिन अकाउंट्स में क्या होता है, अकाउंट साल के आखिर में खत्म हो जाता है, उनमें हमेशा हम फॉर द ईयर एंडेड लिखते हैं। यानी ये याद रखो कि जब इनकम स्टेटमेंट बना रहे थे तो इनकम स्टेटमेंट में हमने इस्तेमाल किया था रेवेन्यू और एक्सपेंसेस का अकाउंट, ठीक है। रेवेन्यू और एक्सपेंसेस में हमने यूज किया था फॉर द ईयर एंडेड, जबकि अब हम यूज कर रहे हैं कौन सा अकाउंट, एसेट्स लायबिलिटी वाला, तो इसमें हमेशा लिखते हैं एज ऑन, एज ऑफ या एज एट, दिसंबर 31 और जो भी ईयर अगर आगे मेंशन कर रहा है तो वो ईयर। अच्छा, अब कैसे बनाओगे, गौर से सुनो। सबसे पहले हम सेक्शन बना रहे हैं, इसको रिपोर्ट फॉर्म। रिपोर्ट फॉर्म कैसे होती है कि एक पेज को दो हिस्सों में डिवाइड नहीं करते। आप भी याद रखिए कि एग्जाम में जब आप करेंगे अगर रिपोर्ट फॉर्म में, और रिपोर्ट फॉर्म में क्या आप हमेशा ये पूरा पेज इस्तेमाल कीजिए, ये बैलेंस शीट एक ही पेज पे पूरी चीज, क्योंकि कंपनी की बैलेंस शीट में अकाउंट बड़े बड़े होंगे, अगर एक पेज को दो हिस्सों में डिवाइड करोगे तो आएंगे नहीं, अजीब छोटे छोटे से हो जाएंगे, तो पूरा पेज इस्तेमाल करना और रिपोर्ट फॉर्म में ही बनाना हमेशा, ये पेज और यानी पहला एक हिस्सा और फिर अगले पेज पे दूसरा हिस्सा। बोलो क्लियर, तो अब शुरू करो, समझ लो ये पहला पेज है, चलो ना, कोई सवाल तो नहीं है, ठीक है। अब हम यहां से यूं चलेंगे कि यहां पर अब आप हेडिंग डाल दीजिए क्या चीज की, इक्विटी। अब ये हम वो पैटर्न फॉलो कर रहे हैं जैसा मैंने कल बताया था ना, उसमें होता है, किसमें, कंपनी ऑर्डिनेंस का जो शेड्यूल है उसके अंदर बताया गया, हम इक्विटीज की हेडिंग डाली। इक्विटीज में अब सबसे पहले हेडिंग डालना, क्योंकि सबसे पहले कैपिटल लिखते हैं, तो यहां हेडिंग डालो शेयर होल्डर इक्विटीज। शेयर होल्डर इक्विटीज से अब गैर मानूस मत रहना, जैसे हम ऑनर इक्विटी कहते थे, वैसे ही यहाँ कंपनी में शेयर होल्डर इक्विटी इस्तेमाल करते हैं, किसके लिए, ऑनर इक्विटी के लिए। इसके बाद अब यहां पर सबसे पहला काम करो, लिखो अथोराइज्ड शेयर कैपिटल। अब देखो सवाल के अंदर अथोराइज गिवन है या नहीं, जब कंपनी रजिस्टर्ड होती है तो जिससे रजिस्टर्ड होती है उसको अथोराइज कहते हैं। सबसे पहले जाओ ऊपर में देखो जहां पाक कंपनी का जिक्र है उसमें उसका रजिस्टर्ड ऑथोराइज कैपिटल दिया हुआ है, बोलो नजर आया सबको, शुरू में दिया हुआ है एकदम बिगनिंग में, कितने शेयर दिए हुए हैं, 5 लाख ऑर्डिनरी शेयर दिए हुए हैं, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, इस तरह लिखो 5 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स एट द रेट ₹10 और टोटल वैल्यू 10 ईच, और टोटल वैल्यू बन गई 50 लाख या 5 मिलियन, और इसके नीचे लगा दो डबल लाइन। असल में कंपनी के लिए ये लाजिम किया गया कि वो हमेशा अपने अपने इसको शो करेगी अपने उस टोटल कैपिटल को कि वो कितना फंड रेस कर सकती है। नजर आ रहा है सही, अगर इधर वाली लाइट बंद कर दूं तो अब सही नजर आ रहा है। 5 मिलियन से यानी 50 लाख रुपए से इसका कैपिटल है, ठीक है। अब इसके बाद अथोराइज कैपिटल को शो करने के बाद अब लिखा करो हमेशा पेड अप शेयर कैपिटल, ठीक है। ये हमेशा इसकी हेडिंग में ऐसी होगा,
पहले अथोराइज और फिर पेड अप। अब पेड अप कहां मिलेगा? वो ट्रायल बैलेंस से मिलेगा। क्यों? क्योंकि कंपनी इतने शेयर इशू कर सकती थी और कंपनी ने अभी इशू किए हैं। नीचे देखिए जाके आपके पास नीचे सवाल में पेड अप कैपिटल दिया हुआ है 8 लाख। अब याद रहे कि एक शेयर कितने का था? 10 रुपए का था। तो अगर पेड अप कैपिटल 8 लाख है तो कंपनी ने 10 से डिवाइड करके सोचो सिर्फ अभी कितने शेयर इशू किए होंगे? 80,000 नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर एट द रेट ₹10 ईच। यहाँ पे भी लिख लेना अगर चाहो तो 5 मिलियन लिखा था ना, नंबर ऑफ शेयर ये वाली लाइन, नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, तो यहां पर इस तरह से निकालना है। बोलो ये पहला पॉइंट समझ में आया? मुर्तजा खास के तुम लोग जो साइंस से बिलोंग करते हो, हारिस तुम लोग इसको लिखना सीख लो कि हमेशा पहली लाइन में क्या लिखना? अथोराइज शेयर कैपिटल, और फिर दूसरी लाइन में क्या लिखना? पेड अप शेयर कैपिटल। अच्छा, बाज दफा बाज सवालात में हारिस और ये लोग से याद रखना कि अथोराइज नहीं देगा। ठीक है, तो अगर अथोराइज ना दे तो बेटा हमको अथोराइज को लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अथोराइज की हेडिंग जरूर डाल दो। अगर नहीं देता सवाल में मत लिखो, हेडिंग डाल दो और फिर पेड अप उठाओ। ठीक है, बाज़ औक़ात पेड अप का पूरा नाम होता है इशूड, सब्सक्राइब एंड पेड अप, तो वो भी पूरा भी आप देखिएगा कि कैसे है। चलूं आगे। जैसे ही शेयर कैपिटल खत्म हो जाए तो इसके बाद अभी शेयर प्रीमियम वगैरह आता है, लेकिन इस वक्त जो आएगा वो आएगा रिटेन अर्निंग। ठीक है, अब रिटेन अर्निंग का हमेशा यहां पर समझ लो वो बैलेंस लिखना है। अभी तुम्हारे समझाने के लिए लिख रहा हूं, इसको लिखने की जरूरत नहीं है वैसे। एंडिंग कितना निकाला था मैंने? रिटेन अर्निंग एंडिंग जो हमने स्टेटमेंट बनाया था 1,47,000। गलत तो नहीं कह रहा ना? 1,47,000 यही था यार। चाय तो मेरी नहीं खाओ ना यार, ये गलत बात है। भतीजे हो के चाय चचा की चुराते हो। हाँ भाई सही लिखा है 147। सर स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या लिख रही हो फातिमा? सर स्टैंडर्ड फॉर्म में क्यों बना रहे हैं? बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म में क्यों बना रहा हूं, इसकी वजह यह है कि हमने, पहली बात तो मैं कह रहा हूं ना, इसको रिपोर्ट फॉर्म में बना रहा हूं क्योंकि पेपर में एग्जाम में मेन जब अगर वो बात है तो आप उसमें देखें कि स्टैंडर्ड नहीं, उसने लिखा हुआ है पेपर में क्लासिफाइड फॉर्म। क्वेश्चन का रिक्वायर्ड देखो फातिमा, उसमें लिखा है बेटा क्लासिफाइड फॉर्म। अच्छा मैं अभी आता हूं तुम्हारी बात पे, कुछ ऑफ कर दिया अभी इन्होंने मेरे सामने, तो कुछ नजर नहीं आ रहा। मैं अभी आपको जवाब देता हूं, जरा सा कुछ और काम कर रहे हैं, मैं इसको कंप्लीट करता हूं। रिटेन अर्निंग के बाद हमेशा इसके नीचे इनके रिजर्व्स लिखना। ठीक है, एक रिजर्व था रिजर्व्स फॉर कॉन्टीजेंसीज, दूसरा रिजर्व था शायद रिजर्व्स फॉर प्लांट एक्सटेंशन या एक्सपेंशन। ठीक है फातिमा, मैं अभी जवाब देता हूं बेटा तुमसे बात करके। कितना था यार रिजर्व फॉर कंटीजेंसीज और कितना था? मुझे फिर वापस जाना पड़ेगा, थी बता दो जल्दी से। कितना था? एक बता दो, दूसरा मुझे याद है। एक 50 था, एक 40 था। 50 कौन था? कंटीजेंसीज। कोई जवाब नहीं आ रहा, जल्दी। कंटीजेंसीज 40 था। ठीक है, तो ये 40 और ये हो गया 50। ठीक है, तो क्या समझ में आया? पहले अथोराइज, फिर पेड अप, पेड अप में ये कैपिटल, फिर रिटेन अर्निंग। अच्छा यहाँ पे एक दो चीजें आती है, इस वक्त नहीं है लेकिन क्या, एक शेयर प्रीमियम और दूसरा शेयर डिस्काउंट। ये दो चीजें भी यहाँ लिखी जाती है। प्रीमियम कब होता है? जब शेयर की वैल्यू ज्यादा हो, और डिस्काउंट कब होता है? जब शेयर की वैल्यू कम हो। ये अभी हम इसके बाद वाला जो चैप्टर शुरू करेंगे इश्यूएंस ऑफ शेयर, उसमें हम ये चीजें देख लेंगे। लेकिन इस वक्त से समझ लीजिए कि अगर प्रीमियम, यहाँ पे अगर कोई और चीज आ सकती है तो कौन सी दो चीज? शेयर प्रीमियम और शेयर डिस्काउंट। शेयर प्रीमियम पॉजिटिव है वो प्लस होगा, शेयर डिस्काउंट नेगेटिव है वो माइनस होगा। ठीक है, खैर वो आ जाएगा तो मजीद डिस्कस कर लूंगा, लेकिन इस वक्त याद आज के लिए
चलिए यहां तक हो गई बात। अब इसके बाद एक दफा नजर डाल लीजिए कि कोई और शेयर का आइटम, कैपिटल का आइटम तो नहीं है। रिटेन अर्निंग हो गया, शेयर कैपिटल हो गया, ठीक हो गया। अब आप इनको कर लीजिए टोटल। बताइए जल्दी से टोटल क्या है। इसके नीचे लिखिए टोटल शेयर होल्डर इक्विटीज। चलिए बताइए क्या टोटल बना। शाबाश, टोटल कीजिए। कितना आया? 10,37,000 103। ठीक है। अब शेयर होल्डर इक्विटी के नीचे ही, ठीक है, अब यहां हेडिंग आ गई क्या? लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। इसमें आएगा 10% बॉन्ड पेएबल। कितना है 10% बॉन्ड पेएबल? 2 लाख। ठीक है, इस वक्त इसके अलावा कुछ नहीं है, यही है एक ही चीज लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में, और अमूमन एक ही होगा। मुर्तजा और ये लोग सुन लें, बॉन्ड पेएबल के साथ दूसरा एक नाम होता है, 3 यहाँ पे कौन कौन से नाम है सभी लोग सुन लें। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में अमूमन 4 चीजें मिलेंगी। एक बॉन्ड पेएबल, डिबेंचर पेएबल, ठीक, मोर्गेज पेएबल। मोर्गेज पढ़ते हैं, मोर्गेज लिखते हुए मोर्गेज, रहन रखते हैं, गिरवी रखना, मोर्गेज पेएबल। और कोई भी लॉन्ग टर्म लोन, ठीक है, जहां लॉन्ग टर्म का लफ्ज आ जाए। तो ये 4 चीजें अमूमन हमें मिलेंगी, बॉन्ड, डिबेंचर, मोर्गेज और लॉन्ग टर्म लोन। फिलहाल बॉन्ड पेएबल है, इसके नीचे लिखिए टोटल लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। ठीक है, अब इसके बाद हेडिंग डालिए करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, करंट लाइबिलिटीज क्या होगा? करंट लाइबिलिटीज में सबसे पहला आइटम होगा अकाउंट्स पेएबल। ठीक है जनाब, अकाउंट पेएबल है इस वक्त कितने की? 30,000। अकाउंट पेएबल 30,000। अकाउंट पेएबल के बाद कोई और बिल पेएबल या कोई और ऐसा पेएबल, ठीक है, इस वक्त तो ऐसा कोई पेएबल नहीं था, लेकिन एक पेएबल हमेशा इसके साथ जुड़ा हुआ रहेगा, वो है जब भी आ जाए कैश या स्टॉक डिविडेंड, तो कैश या स्टॉक डिविडेंड पेएबल। आई होप के 80,000 था। ठीक है, अच्छा अब क्यों आता है ये कैश डिविडेंड पेएबल? दरअसल हमने जाना कि डिविडेंड कंपनी पे करती है अपना प्रॉफिट, किसको? अपने शेयर होल्डर्स को। तो कंपनी के लिए उस वक्त तक ये लायबिलिटी नहीं होती जब तक कंपनी ये डिक्लेयर ना कर दे कि उसने डिविडेंड देना है। मगर आप देख सकते हैं कि इस वक्त सवाल के अंदर था ना, और जब मैं ये लफ्ज बोल के कह रहा हूं कि कंपनी डिक्लेयर ना कर दे, तो इसका होता तरीकाकार ये है, आपको इतना पता है ना कि कंपनी में ऑनर अलग होते हैं और मैनेजमेंट अलग होती है। ऑनर जो है वो हर वक्त डे टू डे बिजनेस में इंटरफेयर नहीं कर सकते। ऑन शेयर होल्डर या ऑनर्स के जो ज्यादा लोग होते हैं वो वोट के जरिए उस मैनेजमेंट के सरबराह बन जाते हैं जो लोग बिजनेस चलाते हैं। वो सरबराह अपने नीचे मैनेजर, जनरल मैनेजर्स हायर करते हैं और वो बिजनेस को रन करते हैं। अब जितना वो कमाते हैं उसमें से फैसला करके प्रॉफिट बांटते हैं, किस देने का? शेयर होल्डर्स को देने का फैसला करते हैं। अब ये जो मैनेजर यहाँ है वो शेयर होल्डर को जब तक देने का वादा नहीं कर रहे, कोई प्रॉफिट नहीं होगा। वो क्या होता है, जब साल खत्म होता है, फाइनल अकाउंट बनते हैं, उसके बाद एक होती है एनुअल जनरल मीटिंग, जिसको कहते हैं AGM,
एनुअल जनरल मीटिंग। उस मीटिंग में वो जो शेयर होल्डर के डायरेक्टर थे जो कंपनी चला रहे थे वो लोग बैठते हैं, तमाम शेयर होल्डर आते हैं, जो डायरेक्टर थे वो अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं। कौन सी रिपोर्ट? यही फाइनेंशियल रिपोर्ट कि इस पूरे साल में हमने इतना प्रॉफिट कमाया, हमारे ये फायदा हुआ, ये नुकसान हुआ, ये मुश्किलात हुई और हम फ्यूचर में ये करना चाहते हैं। और उसके बाद वो फैसला करते हैं कि इतना प्रॉफिट हम डिविडेंड की सूरत में दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, वो वहां पे। लेकिन अगर फैसला हो गया तो 6 महीने के अंदर अंदर कंपनी की मैनेजमेंट ने शेयर होल्डर्स को बांटना है। कितने महीने में? 6 महीने की सूरत में। इसलिए वो लायबिलिटी करंट लायबिलिटी, वो करंट लायबिलिटी में 1 साल से कम अरसे के अंदर जो लायबिलिटी होती है, इसलिए कैश डिविडेंड पेएबल हमेशा यहाँ आएगा। तो आपको याद होगा मैंने शुरू में बताया था ना, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग में 2 चीजें थी, एक रिजर्व्स और डिविडेंड। रिजर्व आ जाएगा रिटेन अर्निंग के नीचे और डिविडेंड आ जाएगा लायबिलिटी में, चाहे वो कैश डिविडेंड हो चाहे वो स्टॉक हो। और दोहरा रहा हूं अपनी बात, स्टॉक कहते हैं किसको? शेयर्स को, क्योंकि कैश में कंपनी को क्या बांटना होता है? कैश। तो बाद वक्त कंपनी के पास जब कैश नहीं होता तो वो शेयर बांट देते हैं, उसको बोनस शेयर, स्टॉक डिविडेंड कहा जाता है। और वो शेयर लेकर जो लोग रखना चाहे रखें, जो बांटना चाहे बांटे। अब ये बांटने से बाद जो बेचना चाहे बेच। टोटल ये कितना हो गया? 110। तो ये हो गई टोटल करंट लायबिलिटीज। यार एक दफा देख लूं कुछ बचा तो नहीं है। टोटल बताओ, वैसे मुझे कुछ याद आ जाएगा। कितना बन रहा है? हाँ भाई, क्या आ रहा है टोटल? कैलकुलेटर खोलूं? 1347। ठीक है, यानी अब तीनों का टोटल बन गया 1347। इसको क्या नाम दोगे? इसको नाम दोगे, ये है टोटल इक्विटीज। हो गया यहां तक? इक्विटी साइड कंप्लीट हो गया। चलूं आगे, सबको समझ में आया क्या लिखा है? फातिमा इमरान, तुमने क्या लिखा बेटा? कैश डिविडेंड ओपे। क्या लिखना चाह रही हो? मुर्जा ने लिखा अथोराइज शेयर को हमने पेड में प्लस क्यों नहीं किया? बेटा बता रहा हूं, मुर्तजा का जवाब दे रहा हूं। फातिमा इमरान तुम बताओ, तुम ये क्या कह रही थी बेटा? कैश डिविडेंड ओपे, ये लाइन में समझ में नहीं आई। मुर्जा, अथोराइज कैपिटल ने क्या बताया? देखो बार बार बता रहा हूं, अथोराइज का मतलब है कि एक कंपनी जितने से क्या होती है? रजिस्टर्ड होती है। तुम जब कंपनी के तौर पर बिजनेस करने जाते हो तो तुम बताते हो कि मैं इतनी मालियत का कारोबार करूंगा, ठीक है, लेकिन उस मालियत को जब ही पेएबल होगा जब तुम इतने मालियत का लोगों से क्या लोगी? पैसा लोगी। अभी तुमने लोगों से पैसा नहीं लिया है मुर्सा, तो जब तुम पैसा 5 मिलियन पैसा लिया नहीं, ये सिर्फ बताने के लिए है कि तुम्हारे अभी शेयर कैपिटल कितना है? 8 लाख। लेकिन तुम्हारा कैपिटल, पेड अप कैपिटल, यानी जो तुम जो पेड अप यानी तुमने वसूल कर लिया है और पे करना है, वो बढ़ के कितना हो सकता है? इतना। ये कोई फिगर बता वो नहीं है जो लिया है, तो ये कोई लायबिलिटी नहीं है, इसका पैसा नहीं हुआ, ये ट्रांजैक्शन नहीं है, सिर्फ एक इंफॉर्मेशन है। इसलिए इसको टोटल में शामिल नहीं कर रहे थे और इसीलिए इसमें शुरू में डबल लाइन लगा दी थी कि ये टोटल में शामिल नहीं होगा। बाकी कहीं पे हमने डबल लाइन नहीं लगाई है, बाकी सब जगह सिंगल लाइन लगाई क्योंकि सब टोटल हैं। और अब ये फाइनल टोटल आया। चलो आगे। हाँ भाई, क्या सवाल था? तो मेरा ख्याल है फातिमा इमरान तुम्हें समझ में आ गया ना बेटा? कैश डिविडेंड पेएबल करंट लायबिलिटी है। तुम्हारे सवाल को मैंने पढ़ा नहीं था लेकिन जवाब दे दिया। चले अब आ जाते हैं किस पर? अब हेडिंग डालो एसेट्स, ठीक है, रिपोर्ट फॉर्म। ये एसेट्स की हेडिंग डाला। इसमें एसेट्स में सबसे पहले लिखोगे कौन से एसेट्स? फिक्स एसेट्स, या दूसरा नाम क्या बताया था? क्या लिख सकते हैं? नॉन करंट एसेट। अच्छा, अब ये भी अगर स्टोरी सुन लो, बता चुका हूं वैसे मैं, तुम लोगों को पता नहीं क्यों कहते थे फिक्स एसेट और नॉन करंट एसेट। है पता?
फिक्स एसेट पुराना नाम है, नॉन करंट एसेट नया नाम है। चलो अच्छा, एक मिनट पहले कंप्लीट कर लो फिर बात करता हूँ। अब एक नया कल फिक्स एसेट इंट्रोड्यूस करवाया था। कौन सा फिक्स एसेट कल नया इंट्रोड्यूस करवाया था जो बताया था कि नया आएगा? वो था प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। किस किस को याद है ये प्रीलिमिनरी? मेरा ख्याल है 6000 था, मुझे जहां तक याद आ रहा है। देखो सही लिखा है मैंने। मुझे बताओ प्रीलिमिनरी एक्सपेंस याद है? चलो मैं पूछ नहीं रहा, लेकिन जो कॉमर्स के बच्चे हैं उनको याद है प्रीलिमिनरी एक्सपेंस? लिखने नहीं, बस सिर्फ ये लिख दो हाँ सर याद है, फिर पूछूंगा। है मजा आए वैसे यार, बोरियत हो रही है क्लास में ना, ऐसे लोगों का जवाब मैंने याद है, जवाब आए तो पता चले क्या लिखा है। अच्छा, मुर्जा साहब को नहीं पता है, ये निमरा को याद नहीं आ रहा है, ठीक है। चले मैं बताता हूँ। देखो बेसिकली जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि कंपनी के लिए, बार बार बल्कि बता रहा हूँ कि कंपनी के लिए कंपनी को एस्टेब्लिश किया जाता है, यानी कंपनी के लिए एस्टेब्लिश करने के लिए उससे इजाजत ली जाती है। कल ही बताया था ना एसएससीपी से। अब कंपनी एस्टेब्लिश होती है ना, तो उसके शुरू के कुछ खर्चे हैं, यानी यूं समझिए कि इंसान अभी पैदा नहीं हुआ, यानी कंपनी भी एस्टेब्लिश नहीं हुई, उसके एस्टेब्लिशमेंट से पहले कुछ खर्चे हो रहे। अब वो सारे खर्चे जो कंपनी के बनने से चलने से पहले होंगे, कोई लोग तो होंगे ना जिन्होंने अपनी जेब से वो पैसे लगाए होंगे, वो लोग जो कंपनी को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं वो लोग होते हैं प्रोमोटर्स। अमूमन वो प्रोमोटर्स बाद में शेयर होल्डर बन जाते हैं, लेकिन शुरू में जब वो पैसे लगाते हैं उसमें, अब आप लोगों ने याद होगा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम, और दूसरा था प्रोस्पेक्टस। अब ये सब चीजें मुफ्ते में नहीं होती, लीगल हायरिंग, ऑडिटर की हायरिंग, इस सब में पैसे लगते हैं। तो वो लोग जो कंपनी के प्रोमोटर थे, प्रोमोटर कौन? बनाने वाले, उन्होंने शुरू में खर्चे किए अपनी जेब से। बाद में जब वो कंपनी स्टैब्लिश हो गई तो उन लोगों ने अपने खर्चे कंपनी से ले लिए। अब दो सूरतों में लेते हैं, एक या तो वो पैसे की सूरत में ले लेते हैं या फिर कंपनी से शेयर ले लेते हैं। कुछ लोग पैसे ले लेते हैं, वो शेयर होल्डर बन जाते हैं, कुछ कहते हैं जो लॉयर वगैरह, भाई हमें तो पैसे दो हम जा रहे हैं। तो वो खर्चे जो कंपनी के इनकॉर्पोरेशन यानी पैदा होने से पहले आए, उन खर्चों को कहते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस और फॉर्मेशन एक्सपेंस। ये दो नाम जरूर याद रखना, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस और फॉर्मेशन एक्सपेंस। ठीक है, ये वो नाम है जो कंपनी, और ये चूंकि फिक्स एसेट में आते हैं। क्यों? क्योंकि देखो फिक्स एसेट में वो एसेट आते हैं जो लंबे अरसे तक पर्पस करते हैं। तो कंपनी के एस्टेब्लिशमेंट के वक्त जो खर्चे हो रहे हैं वो कोई 1 साल 2 साल नहीं चलेंगे, वो कंपनी की लाइफ तक चलेंगे। इसलिए उनको हमेशा फिक्स एसेट के अंदर लिखते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंस या फॉर्मेशन एक्सपेंस। बोलिए अब याद रहेगा? आपने सही बताया। अच्छा चलो, आपको पता था, ठीक है यार, जिसने सही बताया उसको शाबाश। ठीक है, चलो प्रीलिमिनरी एक्सपेंस के बाद जो दूसरा फिक्स एसेट है शायद वो है मशीनरी। अच्छा, मशीनरी थी शायद 12 लाख की ना, सही कह रहा हूँ? खोलना पड़ेगा मुझे, मोबाइल बंद हो गया। 12 लाख की मशीनरी थी, 12 लाख या 1.2 मिलियन। इसमें से माइनस करेंगे अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन। अब समझना, अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन, देखो ट्रायल बैलेंस में कितना है? ट्रायल बैलेंस में डेप्रिसिएशन नजर आ रहा है 1,20,000, यानी पहले से ये मशीन कितना डेप्रिशिएट हो चुकी है? 1,20,000। और कितना अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन तुमने इस दफा क्रिएट किया जो कि एडजस्टमेंट डाटा में था? कितना? 80,000 था। तो 1,20,000 और 80,000 को प्लस कर दो। याद रहे किन दोनों को प्लस कर रहा हूं? ट्रायल बैलेंस के 1,20 और एडजस्टिंग एंट्री के 80। यहाँ कितना आ जाएगा? 2 लाख। अब शॉर्ट में लिख दिया, अब 0 0 नहीं लगाया यहाँ पे, तो यहाँ माइनस कीजिए, इधर आ जाएगा पूरा 10 लाख।
बोलिए, समझ में आया? इसके अलावा तो कोई और फिक्स एसेट नहीं है। आई बिलीव इन दोनों को प्लस कर दीजिए, 10,06,000 का शायद आ जाएगा टोटल फिक्स्ड एसेट। कोई है तो नहीं ना यार, देखते रहना। अच्छा, अब इधर बोर्ड नजर आ रहा है। अब इसी के नीचे दूसरा, सही है ये लाइन, लिखो यहाँ पे ऐसे, थोड़ा सा नीचे कर लो। करंट एसेट, सही है, विजिबल है, ठीक है। अच्छा, अब वैसे तो तुम लोग आदि हो ना, करंट एसेट में सबसे पहला आइटम कौन सा लिखते थे? कैश। यहां उल्टा चलना है, इस तरह के पैटर्न में, ठीक है। और कोई रूल नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं, भी मजीद इसमें तफसील देता हूं। सबसे पहले शुरू करो एडवांस से। देखो, एक था प्री पेड इंश्योरेंस, ठीक है। कितना था प्रीपेड इंश्योरेंस? 8,000। उसी प्रीपेड इंश्योरेंस के बाद एक सैलरीज रेंट था, जो हमने कहा था कि 36,000 था, लेकिन हमने रेंट एक्सपेंस फॉर द ईयर से 30,000 था, तो प्रीपेड रेंट था 6,000, जो हमने एक्सपेंस में माइनस किया था। और फिर आ जाएगा प्रीपेड, सारे आ जाए तो उसके बाद ऑफिस सप्लाईज 12,000। ऑफिस सप्लाईज के बाद लिखोगे मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग, एंडिंग थी 1,50,000। ये सवाल तो नहीं आ रहा अब तक जहन में? ठीक है, एंडिंग हो गई 1,50,000। अच्छा भाई, एंडिंग के बाद करंट एसेट का कोई आइटम नजर आ रहा है? और कोई एडजस्टमेंट में तो रिजर्व उधर चले गए, सब हो गया, ठीक है। अब आ जाएगा अकाउंट रिसीवेबल, शॉर्ट में लिख रहा हूं। अकाउंट रिसीवेबल था 1,00,000, इसमें से माइनस होगा अलाउंसेस फॉर बैड डेट 8,000, आ जाएगा 92,000। अभी समझा देता हूं 8,000 कैसे आया अगर मसला है। कैश, कैश कितना है? 63,000। चलो उठाओ जल्दी से, अब इसको टोटल करो। टोटल करंट एसेट्स कितना बनता है? एंडिंग इन्वेंट्री 160 है, मैंने कितनी लिखी है? अच्छा हाँ, सही 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 भाई, एंडिंग इन्वेंट्री सही कर लेना, 160 है, मैंने पता नहीं 150 लिख दी थी। अब टोटल करो। अच्छा हाँ यार, ये छोटा था। टोटल क्या आ रहा है? मुर्जा, अभी सारे सीन समझाता हूं तुम्हें, सबर कर लो। टोटल करके पहले टैली कर ले, ठीक है। 3,41,000, 3,41,000। तो अब अगर मैं इसको इसके साथ टोटल करूं तो 3 जीरो आ गए, 6 और 1 7 आ गया, ठीक है। 4 जीरो से 4 वैसे ही आ गया, 3 वैसे ही आ गया, ये आ गया। देखिए बराबर हो गई बैलेंस शीट। टोटल इक्विटीज। चल रहे, अब आपके सवालात के जवाब देता हूं। पूछिए, मैं आप सामने बैठ रहा हूं और आपके सवाल का बोर्ड के साथ साथ जवाब भी देता जाता हूं। पूछिए अब कहां कहां पे, अब आपको मैं भी समझा भी जाता हूं और चीजें ही बता देता हूं पहले, क्योंकि इस चीज को वाइंड अप करें, है ना।
क्या लिख रहे हो मुर्जा? 1,00,000 माइनस 8,000 तो 92,000 हो गए। $93 नहीं हो गए? $93,000 कहाँ लिखा है मैंने? 93 लिखा है? 92 तो लिखा है ये। दोबारा मिटा के लिख देता हूँ। 1,00,000 से 8,000 गया तो 92। क्या कहना चाह रहे हो मुझसे? अब नजर आ गया? अच्छा फातिमा बेटा तुम क्या कह रही हो? सर ऑल बीडी बीडी 92,000 होगा, क्या मतलब? हाँ नहीं सही है, लेकिन अब समझना है ना आपने। सवाल यही है कि अब असल चीज समझ के पूछिए। फातिमा इमरान तुम बताओ तुमने कहाँ गलत किया था? अगर तुमने वो 10,000 टैक्स, क्योंकि अगर किसी ने 10,000 का टैक्स सही किया तो वो तो कर सकता था। तुमसे क्या गलती हो रही थी? कौन सी जगह पे फंसे थे? आह, हाँ भाई। इसी में टाइम काफी आ गया ना, लग गया। चलो जल्दी करो, बताओ सवाल कोई है या मैं खुद से समझा दूं? रेंट प्रीपेड का बता देता हूं। देखो मुर्तजा, रेंट प्रीपेड का अब ये समझो पहले। तुम जाके ट्रायल बैलेंस में देखो। ट्रायल बैलेंस में रेंट जो था, वो रेंट लिखा हुआ था कि रेंट एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस में लिखा था 36,000 है लिखा हुआ, देखो। ठीक है, रेंट ट्रायल बैलेंस में 36,000 था। ट्रायल बैलेंस में, अगर तुमने तो पार्ट वन मुझसे ही पढ़ा है, बड़ा सुना होगा, और जिससे भी पढ़ा होगा, लेकिन अगर नहीं भी सुना तो सुनो। रेंट, जो चीज ट्रायल बैलेंस में, जो एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस में शो होता है ना, वो एक्सपेंस पे हो गया होता है। मैं रिपीट कर रहा हूं अपनी बात, मैंने क्या कहा? जो एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस में शो होता है वो एक्सपेंस पे हो चुका होता है। तो ट्रायल बैलेंस में अगर रेंट एक्सपेंस पे हुआ 36,000, अब पढ़ो एडजस्टमेंट डाटा का, पता नहीं दूसरा या तीसरा पॉइंट पढ़ो। उसमें देखो कितना लिखा हुआ है रेंट। उसमें लिखा हुआ है कि रेंट जो है वो फॉर द ईयर है 30,000, यही लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरे साल का रेंट एक्सपेंस जो होता है वो तो होता है सिर्फ कितना? पहला, बल्कि पहला पॉइंट था, सॉरी, 30,000 होता था, और हमने पे कितना कर दिया? 36। तो खर्चा असल में कितना है? 30,000। तो देखो इनकम स्टेटमेंट में रेंट एक्सपेंस लिखा था 30,000, ठीक है, और रेंट एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट में लिखा 30,000, लेकिन पे किया था 36। तो बोलो ज्यादा पे किया था 6,000। तो जो 6,000 ज्यादा पे किया वो बैलेंस शीट के प्रीपेड रेंट की सूरत में 6,000 आ गया। बोलो रेंट समझ में आ गया? ठीक है, मैं बता रहा हूँ फातिमा, अभी तुम्हारी बात पे आ रहा हूँ बेटा। मुर्जा जल्दी जवाब दे यार, समझ में आया? अच्छा, इसी तरह हर दफा याद रखो कि तुम्हें एक्सपेंस, इनकम स्टेटमेंट में एक लॉजिकल बात समझ लो, इनकम स्टेटमेंट में वो खर्चा आना है जो है। अब फर्ज करो, एक बात बताओ, 36,000 फॉर द ईयर होता, यानी नीचे लिखा होता 36, सब लोग समझो गौर से। ट्रायल बैलेंस में रेंट एक्सपेंस लिखा होता 30,000। कितना? 30,000। उल्टा हो जाता है, यानी ऊपर वाली फिगर नीचे, नीचे वाली फिगर ऊपर होती। ट्रायल बैलेंस में लिखा होता 30,000, और नीचे कहता कि रेंट एक्सपेंस है फॉर द ईयर 36,000। अब सोचो क्या होता कि यार हमने ट्रायल बैलेंस में लिखा है 30, इसका मतलब हमने पे किया है 30, जबकि पूरे साल का कितना है एडजस्टमेंट बता रहा है 36। तो सोचो इसका मतलब होता है कि हमने 6,000 कम पे किया है। पहली बात तो इनकम स्टेटमेंट में आता 36,000, नहीं, इनकम स्टेटमेंट में आता 36,000, क्योंकि तुमने 30,000 तो पे कर दिया, मगर 6,000 और पे करोगे तो मिलाकर आता 36।
और चूंकि तुमने 6 पे नहीं किया तो 6000 की लायबिलिटी बन जाती। बिल्कुल सही लिखा है तुमने, शाबाश। ठीक है, अच्छा फातिमा अब बात सुनो। देखो फातिमा, पेपर में पता कैसे चलेगा कि किस फॉर्म में बनानी है? पहली बात, आपने ये समझ लीजिए कि आपको 99% जो है ना, 99 दफा आपसे कहेगा क्लासिफाइड फॉर्म में बनाओ, ठीक है। रिपोर्ट फॉर्म में अगर कहेगा या नहीं कहे, वैसे तो आपको ज्यादातर रिपोर्ट फॉर्म का या अकाउंट फॉर्म का मेंशन नहीं करेगा, लेकिन मैंने जैसा तुम्हें कहा कि वहां इतना छोटा सा पेपर होता है कि उस पर तुम अगर अकाउंट फॉर्म में बनाने जाओगी तो वो पूरा आएगा नहीं। अब ये जो हमने लिखा है ऑर्डिनरी शेयर, इतनी लंबी लाइन, ये एक लाइन में तो नहीं आ सकती ना बेटा, तो लाजमी सी बात है इसके लिए स्टैंड अकाउंट फॉर्म इस्तेमाल करो। तो हमेशा याद रखो, पेपर में वो ज्यादातर कहेंगे जी रिपोर्ट फॉर्म या अकाउंट फॉर्म क्लासिफाइड ने बनाना है, क्लासिफाइड ने बनाना है, लेकिन अगर नहीं लिखेंगे तब भी तुमने हमेशा इसी फॉर्म में बनाना है। अच्छा, अब इसी फॉर्म में क्लासिफाइड मैंने कहा। दूसरा तरीका इसमें क्या था, पहले मैंने क्या लिखा है, पहले मैंने लिखा इक्विटीज, बाद में मैंने लिखा है एसेट्स, और हर चीज क्या कर दी, उलट दी। अगर आप इस तरह बनाते हैं तब भी ठीक है, नहीं बनाते हैं उस तरह बनाते हैं, यानी पहले आपने एसेट लिखा बाद में इक्विटीज, वो भी सही है। मैं आपको, क्योंकि वो वाला तरीका तो आप बार बार करते रहे फर्स्ट ईयर के अंदर, सेकंड ईयर के अंदर, बीकॉम पार्ट 1 में भी, लेकिन ये कम हुआ है तो इसलिए इसमें बेहतर है। तो ये जरूरी नहीं है कि वो किसी खास फॉर्म में कहेंगे कि बनाओ, लेकिन चूंकि कंपनी का इस तरह बनता है जैसे मैंने बनवाया है, तो बेटर वे ये है कि आप कंपनी के इस फॉर्मेट में बनाइए। लेकिन एक बात बता दूं कि एकेडमिक थोड़ा सा फॉर्मेट का, दुनिया में तो पता नहीं कितने तरीके से बैलेंस शीट बनती है, समझ गए। तो इस वक्त पेपर में ज्यादा परेशान मत हो, कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, सिर्फ बनाने के लिए तुमने बनाना है क्लासिफाइड फॉर्म में बैलेंस शीट इस तरह से, ठीक है। और बोलो, और कोई सवाल? सुट्टे लगा रहा है, ठीक है फातिमा, समझ में आई बात? तो दोनों तरीके से बना सकते हैं, कोई मसला नहीं। आगे पूछो और कोई बात। ये क्या लिखा है जिसपे कैश नीचे, देखो मैंने मुर्जा अभी कहा ना कि कोई तरीकेकार गलत और सही नहीं है। मैं आपको असल में सही बात बताऊं, ये मीटिंग की बात बता रहा हूँ, वहां की मीटिंग में जब फैसला हुआ है, जो हमारा बीकॉम के पेपर्स के बाद होता है, तो बात ये था, कुछ लोग होते थे, कुछ टीचर थे जो नहीं जी ये कंपनी की ऐसे बनती है, यूं ही बननी चाहिए, इस पे नहीं बनाएंगे तो बच्चों के नंबर काट देंगे हम। तो वहां पे बहस में ये बात तय हुई मीटिंग में कि भाई दुनिया भर में हर तरह से बनती है, 50 लोग 50 तरीके से बना सकते हैं, ठीक है आप ज्यादा नहीं करें, लेकिन जो नॉर्मल स्टैंडर्ड तरीके हैं आप उसको एक्सेप्ट करें। तो जो मैं दोनों तरीके बोल रहा हूँ, इसमें कोई परेशान हुए बगैर आप दोनों तरीके से बना सकते हैं। लेकिन चूंकि मुझे भी पता है कि ज्यादा लोगों का माइंडसेट क्या है जो पेपर चेक कर रहे हैं, उन ज्यादा लोगों का माइंडसेट ये है कि कंपनी की बैलेंस शीट इस फॉर्मेट में बनाओ जिसमें मैं बनवा रहा हूँ। इसके अलावा अभी आगे हम दूसरे टॉपिक पढ़ेंगे, ब्रांच अकाउंटिंग पढ़ेंगे, इंस्टॉलमेंट सेल पढ़ेंगे, वहां जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे ना, तो वो कैश वाली चीज को पहले ले लेंगे, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां बस कोशिश करेंगे कि कंपनी ऑर्डिनेंस के तहत ये वाला बेहतर है। चलिए आगे बोलिए, और कोई सवाल? देखो, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अमेरिकन बुक्स में इस्तेमाल हुआ है, अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन ब्रिटिश किताबों में इस्तेमाल होता है, और इसी तरह तीसरा एक और नाम है जो इंडियन राइटर अक्सर अपनी किताबों में इस्तेमाल करते हैं, रिजर्व फॉर डेप्रिसिएशन। ये सब एक ही चीज है, ठीक है, एक्यूमुलेटेड, अलाउंस या रिजर्व फॉर डेप्रिसिएशन। और बोलो, यहाँ पे कुछ लोग हैं जो अपने अपने इनके घर पे, वैसे तो कोई नहीं है लेकिन ये इनके घर पे जाने के लिए बेताब है, तो चलते हैं, मैं क्लास खत्म करने वाला हूँ, जल्दी से कोई सवाल है तो बेटा जवाब। वाह 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 मुर्जा साहब, काश के मुझे कोई शेर आता और इस वक्त मैं एक शेर कहता और लोग तुम्हारे बेइज्जती पे हंसते। मसला ये है कि अकाउंटिंग में सब कुछ याद रहता है, मुझे शेर और शायरी याद नहीं रहती, वरना दिल चाह रहा है आप सुनाए क्या हाल है, ठीक है ना, इस पे मैं सलीम शाही जूते जो होते हैं वो आपको लगाने का दिल चाह रहा है, और कोई दिल नहीं चाह रहा।
अर्ज करे, जूते अभी अर्ज करेंगे ना पहुंच के, फिर पता चलेगा। हाँ बेटा और बोलो, सब लोग सही है? तो अच्छा अब एक काम करना, आज ज्यादा तो नहीं, अब ये जो क्वेश्चन है ना, मैं 5 ईयर का यार आज मैं पूरी कोशिश करूंगा मैं 5 ईयर भी करके ना अपलोड कर दूं, ठीक है? 5 ईयर के क्वेश्चंस अपलोड कर दूंगा आगे सारे उसमें, तो फिर वो सारी चीजें आप लोग अपने रखिएगा। कोशिश कीजिए कि ये वाले क्वेश्चन जो है जितने ज्यादा से ज्यादा आप लोग बैलेंस शीट इनकम स्टेटमेंट के बना सके वो करिए। और ताकि देखो एक बात याद रखना, मेरा समझाने से ज्यादा जरूरी होगा तुम लोगों का पूछना, क्योंकि मैं बोर्ड पर 50 सवाल करवा दूं, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। प्रॉब्लम कब सॉल्व होगी? जिस वक्त तुम लोग फंसोगे उस वक्त। तो क्वेश्चन करो और अगर कुछ लगे तो फिर मुझे व्हाट्सएप पे पूछ लेना, बता दूंगा, ठीक है? ओके फिर चलते हैं इंशाल्लाह, नेक्स्ट वक्त जिंदगी रही तो नेक्स्ट वीक में कॉस्ट अकाउंटिंग के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।